हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन। आज आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के बहुत ही इम्पोर्टेंट के बारे में बताऊंगा। ये स्थल मंडल का पार्ट या हमारे भूप्रपट्टी या क्रस्ट का निर्माण, पृथ्वी के बाहरी धरातल का भी निर्माण इसी। अगर हम टॉपिक को देखें तो ये टॉपिक आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सवाल बन सकते हैं या बनते आए हैं, और यूपीएससी में भी इस पर फैक्चुअल भी सवाल बने हैं और कंसेप्चुअल भी सवाल। इसलिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस पर कई बार सवाल ऐसे उलझाऊ पूछे जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे गलती कर बैठते हैं। इसलिए हम इस टॉपिक को सिलेक्ट किए हैं ताकि ये इससे जुड़े हुए कंसेप्ट और फैक्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम इसको शुरू करें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सेल है क्या। ठीक है, सेलों का निर्माण खनिज और हमारे भूप्रपट्टी में लगभग 2000 कितना लगभग 2000 मिनरल यानी खनिज पाए जाते हैं। और यह खनिज क्या है, यह एक या एक से अधिक तत्वों के मिलने से इन खनिज का निर्माण। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं, हम देखते हैं कि एक तत्वीय खनिज भी होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि खनिजों का निर्माण ठोस से होता है और सेलों का निर्माण खनिजों के द्वारा होता है। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके अध्ययन के लिए एक ब्रांच बना दिया गया, इस जो भूवैज्ञानिकों ने बनाया, और उसका नाम रखा पेट्रोशास्त्र या पेट्रोलॉजी। फिर हम क्या देखते हैं कि ये सेल होते क्या हैं। तो ये सेल का एक ब्रॉड सेंस देखें, इसमें हम देखते हैं कि ग्रेनाइट और बालुका स्तूप यानी सैंडस्टोन जैसे कठोर प्रकृति के पदार्थ, या चीका यानी क्ले या रेत जैसे मुलायम पदार्थ, या चाक या लाइमस्टोन पोरस यानी जिससे होकर पानी गुजर सके प्रवेश्य पदार्थ, या प्लेट जैसे नॉन पोरस नॉन अप्रवेश पदार्थ मिलके इन चट्टानों का निर्माण। ये यानी ये चट्टान, सारे जिन पदार्थों के नाम बताए ये सब चट्टान ही है। इस प्रकार इसकी अगर प्रकृति को देखें तो ये कठोर भी है, मुलायम भी है, प्रवेश्य भी है यानी पोरस भी है, और नॉन पोरस। तो इसमें इस तरह के सारे पदार्थ आ जाते हैं और इसी से हमारा क्रस्ट और बाहरी सतह का निर्माण होता है। और हम एक चीज़ और देखें, ये जो तत्व हैं जिससे ये मिलकर बने हैं, ये तत्व लगभग इस क्रस्ट में लगभग 100 से अधिक तत्व 100 से लगभग अधिक तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट। और इस एलिमेंट के लगभग 8 एलिमेंट जो मुख्य हैं, 8 एलिमेंट जो मुख्य हैं, वो इसके 98% यानी क्रस्ट के 98% पार्ट का निर्माण करते हैं। तो 8 तत्व कौन है? सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन, जो लगभग क्रस्ट के 46% पार्ट, क्रस्ट के 46% पार्ट को, 46 या 47% पार्ट को ये ऑक्सीजन की मात्रा होती है। फिर हम क्या देखते हैं, इसके बाद सिलिकॉन आता है जो 27% पार्ट है, और फिर हम एल्युमिनियम देखते हैं, जो सिलिकॉन के बाद क्या देखते हैं, एल्युमिनियम देखते हैं, और एल्युमिनियम लगभग 8% के आसपास होता है। फिर हम लोहे के बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम जैसे 8 तत्व मिलके क्रस्ट के यानी भूप्रपट्टी के 98% पार्ट का निर्माण करते हैं। इस क्रस्ट अगर खनिजों के सेंस में देखें तो लगभग 2000 खनिजों में की बात मैंने अभी की कि लगभग 2000 खनिज भूप्रपट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से मुख्यतः 6 खनिज ऐसे हैं जो हमारे भूप्रपट्टी के बड़े हिस्से का निर्माण करते हैं। वो 6 खनिज कौन सा है? पहला है फेल्सपार। पहला खनिज क्या है? पहला खनिज है फेल्सपार। दूसरा है माइका या अभ्रक। दूसरा है माइका या अभ्रक, और तीसरा है ओलिविन। चौथा है एम्फीबोल्स। ठीक है, और पांचवा है क्वार्ट्ज या स्फटिक, और छठा है पायराक्सिस, और छठा है पायराक्सिस। इस प्रकार ये 6 खनिज मिलके भूप्रपट्टी के बड़े भाग का निर्माण, चट्टानों के बड़े भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस चट्टानों के बेसिक
कंसेप्ट या बेसिक जानकारी ले पा रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि हमारे चट्टान कितने प्रकार की होती है। हम बोर्ड पे दिख रहा है कि हम चट्टानों को 3 भाग में बांट, पहला है इग्नियस चट्टान जिसे आग्नेय चट्टान कहते हैं, दूसरा है सेडिमेंट्री चट्टान चट्टान भी कहते हैं, और तीसरा है मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक जिसको कयांत्रित या रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। हम अब बारी बारी से इन चट्टान के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि चट्टान बनते कैसे हैं और इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं और हमारे जीवन में इनका क्या रोल है, यानी ये हमें किस प्रकार से मदद पहुंचाते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति में ये किस प्रकार से मदद पहुंचाते हैं। आइए सबसे पहले हम आग्नेय चट्टान से शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण की अगर चर्चा करें, अगर इसके निर्माण की चर्चा करें या इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया यानी वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा होता है। जैसा कि हम आग्नेय चट्टान को जानते हैं कि यह इग्निस शब्द से बना है और इग्निस का मतलब होता है आग, यानी तप्त मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी प्रक्रिया यानी वोल्केनिक एक्टिविटी के द्वारा जब पृथ्वी के सतह पर आता है, ये ठंडा होकर जो चट्टानों का निर्माण करता है वो है आग्नेय। ठीक है, और यह आग्नेय चट्टान तप्त मैग्मा से बनता है और टर्म जो इग्नियस रखा गया वो इग्निस शब्द से रखा गया। ठीक है, दूसरा बिंदु यह है कि यह चट्टान जो है यह लोहा और मैग्नीशियम के सिलिकेट वाले खनिजों से यह प्रमुख रूप से बनता है। किससे? लोहा एंड मैग्नीशियम के सिलिकेट के खनिजों की प्रधानता से यह आग्नेय चट्टान बनता है। इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और इसको प्राथमिक शैल क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि पृथ्वी निर्माण के बाद सबसे पहले अगर कोई चट्टान या रॉक बना तो ये यही बना है, इसलिए इसको प्राथमिक शैल। और जो इसके 2 अलग प्रकार बताया था मैंने कि मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, यानी रूपांतरित चट्टान और अवसादी चट्टान का निर्माण भी इन आग्नेय चट्टान के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपक्षय या वेदरिंग के बाद ही होता है। मतलब क्या है कि इन आग्नेय चट्टानों के द्वारा ही आगे चल के मेटामॉर्फिक और अवसादी चट्टान ही निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो सबसे पहले बनने वाले चट्टान प्राथमिक शैल भी कहा जाता है, इसके बाद यह तो बाकी 2 चट्टानों के निर्माण में भी इसकी प्रमुख भूमिका। फिर हम क्या देखते हैं कि यह चट्टान जो आग्नेय चट्टान है पूरे क्रस्ट यानी बाहरी सतह के साथ साथ अंदर के जो क्रस्ट एरिया है, जो भूमि के अंदर का जो एरिया है क्रस्ट का, उसके निर्माण में लगभग 90% इसकी भूमिका है। यानी क्रस्ट के निर्माण में की भूमिका 90% है, यानी यह 90% पार्ट लेकिन आग्नेय चट्टान का ही है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि इसकी विशेषताओं के बारे में अगर हम देखें, पहली विशेषता क्या है? यह परतहीन होता है। परतहीन होता है यानी लेयरलेस होता है, इसमें कोई लेयर नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरा क्या होता है? यह रंध्रहीन होता है। रंध्रहीन होता है यानी क्या होता है? नॉन पोरस होता है। नॉन पोरस होता है माने इससे क्या होता है कि पानी इसके ज्वाइंट से होके गुजर नहीं सकता, है ना, सघन होता है। ठीक है, तीसरा क्या है? यह सघन होता है। अगर ये सघन होगा तो क्या होगा कि डेंसिटी हाई होगी, और डेंसिटी हाई होगी वेट हाई ज़्यादा होगा, यानी भार भी ज़्यादा सघन होने के चलते इसकी। और चौथा जो इसकी विशेषता है ये, यह कठोर होता है और कठोर होने के कारण, हार्ड होने के कारण इसका अपर्दन बहुत स्लो होता है। क्या? अपर्दन बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसका अपर्दन बहुत स्लो होता है। दूसरा चीज, एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो एक मुख्य बात मैंने बताया, यह रंध्रहीन होता है। अगर रंध्रहीन होता है तो इसके क्या फायदे हैं? रंध्रहीन होता है तो इसके ये फायदे हैं, इससे होके कोई पानी रीस के इसके अंदर नहीं जा सकता, यानी जो रासायनिक अपक्षय होता है, जो केमिकल वेदरिंग होता है, उसकी क्रिया इसमें बहुत कम देखने को। यह प्रायः आंतरिक अपघटन या
वेदरिंग के द्वारा ही यह टूटता फूटता है, परिवर्तन आते हैं। ठीक है, अब आग्नेय चट्टानों के वर्गीकरण को देखें। आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण तो हम क्या देखते हैं कि इसके उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टानों को दो पार्ट में यानी दो भाग में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान को दो भाग में बांटा गया, एक अंतः निर्मित, दूसरा बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान। यह अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान, दूसरा बाह्य निर्मित। अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्या बोलते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। और बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान को क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब हम ये देखेंगे इनका निर्माण कैसे हो। ठीक है, तो अंतः निर्मित इग्नियस रॉक्स के बारे में यह है कि जब ज्वालामुखी का वोल्केनिक एक्टिविटी होती है, जब ज्वालामुखी विस्फोट हो, तो उस दौरान क्या होता है कि मैग्मा, जो तप्त मैग्मा होता है या पिघला हुआ मैग्मा होता है, गैसों के साथ बाहर की तरफ निकलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ज्वालामुखी के अंदर वाले पार्ट में कई सारे छेद, नलिका या खाली जगह होता है, जहाँ ये मैग्मा जो है उसके अंदर भर जाता है। और जब ज्वालामुखी क्रिया खत्म हो जाती है, धीमी पड़ जाती है, तो ये भी धीरे धीरे उसी धरातल के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और ठंडा होकर कई तरह के शेप बना लेता है। और वहाँ जो चट्टान बनते हैं इस मैग्मा के द्वारा, वो चट्टान अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान कहते हैं। कि क्या खासियत होती है? एक के शीतलन की दर यानी कूलिंग रेट जो होता है काफ़ी स्लो होता है। क्या होता है? कूलिंग रेट काफ़ी स्लो होता है, यानी शीतलन की दर काफ़ी धीमी होती है, धीरे धीरे ठंडा। ठीक है, इसमें क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होने के कारण एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आग्नेय चट्टान की एक खासियत होती है, यह क्रिस्टलीकृत होता है, यानी यह रवेदार होता है। तो यहाँ जो रवा बनते हैं धीरे धीरे ठंडा होने, ये पर्याप्त बड़े बनते हैं, ये काफ़ी बड़े होते हैं। ठीक है, और जो अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान है उसका जो प्रमुख उदाहरण है वो है ग्रेनाइट, डोलाराइट आदि इसके उदाहरण है। ठीक है, फिर दूसरा जो है बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान है, जिसको एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। उसकी खास बात क्या होती है? यह चट्टान ज्वालामुखी क्रिया के बाद पृथ्वी के धरातल पे आके ठंडा होता है और इस ठंडा होने के बाद जो चट्टान बनता है तो बाह्य निर्मित चट्टान, और इसको ज्वालामुखी भी चट्टान भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह ज्वालामुखी के प्रक्रिया के द्वारा या ज्वालामुखी एक्टिविटी के दौरान ही जो मैग्मा बाहर आता है होने ज्वालामुखी चट्टान भी कहते हैं। और यह चट्टान, यह अंतः निर्मित चट्टान की तुलना में तेजी से ठंडा होता है। क्या होता है? तेजी से ठंडा होता है। तेजी से ठंडा होने के कारण इसका जो रवा होता है, रवा अंतः निर्मित रवा की तुलना में, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या होता है? उदाहरण है बेसाल्ट चट्टान। क्या है? बेसाल्ट चट्टान इसका उदाहरण है, जो आग्नेय चट्टान का ही। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं? अगर अगला पॉइंट देखें तो हम ये देखते हैं कि रासायनिक संरचना के आधार पर भी आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण होता है। रासायनिक संरचना के आधार पर जो आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है अम्लीय आग्नेय चट्टान और एक होता है क्षारीय आग्नेय चट्टान। तो जो रासायनिक संरचना के आधार पर यानी केमिकल रासायनिक के आधार पर एक होता है अम्लीय एसिनियस, ये होता है ठीक है। अब एक चीज ये भी जान लीजिए, इस पे भी सवाल पूछे गए हैं, इसलिए ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट। तो हम बारी बारी से इसको देख लेते हैं। जो एसिड इग्नियस रॉक है यानी जो अम्लीय आग्नेय चट्टान है, उसकी खासियत क्या होती है? इसमें सिलिका की जो मात्रा है
सिलिका की जो मात्रा है वो 65% से ज़्यादा होता है, ठीक है, और लगभग ये 80% तक, ठीक है। और इसका जो कलर होता है वो हल्का पीला होता है। क्या होता है? हल्का पीला, येलोइश कलर, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जो अम्लीय चट्टान है, चट्टान में सिलिका की मात्रा क्या होती है? दूसरा ये हल्का पीला होता है और या इसकी डेंसिटी लो होती है, ठीक है। और इसमें जो खनिजों की जो मात्रा पाई जाती है, पार खनिज है, क्वार्टाइजाइट जो खनिज है की मात्रा ज़्यादा होती है। और क्या क्या कहते हैं, पैरोमैग्नीशियम जैसे खनिज कम पाई जाती है, फेल्सपार की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसका जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अग्नेय चट्टान का, वो है ग्रेनाइट या ट्रायोलाइट, ठीक है। फिर हम दूसरा जो पार्ट है, जो रासायनिक उत्पत्ति के आधार पर दूसरा पार्ट है क्षारीय आग्नेय। क्षारीय आग्नेय चट्टान का की क्या खासियत होती है? जो यहाँ सिलिका 65% से ऊपर होता है, वही सिलिका यहाँ लगभग 65% से नीचे होता है, लगभग ये 45 से 50% के आसपास होता है। फिर क्या होता है, इसका रंग ये हल्का पीला था, इसका रंग क्या होता है? गहरा रंग होता है, ठीक है। और इसकी डेंसिटी हल्की थी, यानी कम डेंसिटी का था, तो इसकी डेंसिटी क्या है? हाई होती। और इसमें क्या मैंने बताया था, फेल्सपार जैसे खनिजों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, वही इसमें क्या है, फेरोमैग्नीशियम जैसे खनिजों की मात्रा प्रधानता ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी फेरोमैग्नीशियम जैसे मिनरल इसमें काफ़ी मात्रा में पास जैसे मिनरल्स का, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे इसमें ग्रेनाइट और रायोलाइट इसके एग्जाम्पल थे, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है ग्रेबो और बेसाल्ट। क्या है? ग्रेबो और बेसाल्ट, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखें, एक तो उत्पत्ति के आधार पे और दूसरा रासायनिक संरचना के आधार पे अग्नेय चट्टानों का हम देख पाए। अब आते हैं इसके विशेषता पे। इसकी जो खास विशेषता है, जो इसको इम्पोर्टेंट बना देती है और हमारे लिए भी काफ़ी उपयोगी बना देती है, वो इस विशेषता को हम देखेंगे, ठीक है। इसकी जो विशेषता है के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। कई बार इसकी विशेषता पे ही प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इसकी जो विशेषता है वो यह है कि यह कठोर होती है, जो मैंने पहले ही चर्चा कर। दूसरा, इसके ज्वाइंट काफ़ी एक दूसरे से, यानी इन चट्टानों के जो ज्वाइंट होते हैं काफ़ी मजबूती से बंधे होते हैं, यानी यह नॉन पोरस। अब इससे क्या होता है, पानी जो है रिस के इसके अंदर नहीं जा सकता, यानी पानी रिस के अंदर नहीं जाएगा, यानी रासायनिक अपक्षय कम होता है। रासायनिक अपक्षय कम होता है, लेकिन यहाँ ये चट्टान टूटते फूटते यांत्रिक अपक्षय के, ठीक है, यानी यहाँ यांत्रिक अपक्षय ज़्यादा होता है, रासायनिक अपक्षय कम होता है, यानी केमिकल वेदरिंग कम होती है, ठीक है। दूसरा, तीसरा, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो क्या खास बात है, जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो हमें यहाँ से जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस में यहाँ से, लेकिन यहाँ बहुत कीमती धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, निकल, हीरा, प्लेटिनम जैसे बहुत ही बहुमूल्य धातु इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि यह चट्टान, अग्नेय चट्टान जो है जीवाश्म रहित तो है, लेकिन बहुत सारे बहुमूल्य धातु अपने अंदर छुपाए हुए हैं, ठीक है। और जो अगला इसकी अगली विशेषता है वो यह है, अधिकांश अग्नेय चट्टान जो है वो सिलिकेट से बने होते हैं, खनिजों के सिलिकेट से बने होते हैं, जिसकी चर्चा अभी कुछ देर पहले। और इन सिलिकेट्स में लोहा और मैग्नीशियम खनिज के जो सिलिकेट्स हैं वो उनकी मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी क्रस्ट में लोहा और मैग्नीशियम के सिलिकेट की मात्रा ज़्यादा होती है खासतौर से अग्नेय चट्टान निर्माण में, ठीक है। फिर अगला जो इसकी विशेषता है वह यह है कि अग्नेय चट्टान अपक्षय के बाद, यानी वेदरिंग के बाद, इसका जो इससे काली मृदा का निर्माण, यह काली मृदा इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, खासतौर से अब देखिए महाराष्ट्र का इलाका, जो साउथ इंडिया का जो महाराष्ट्र का इलाका है और
गुजरात का इलाका है, काली मृदा या रेगुर मिट्टी या ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसमें जो खास बात है, यह कपास के उत्पादन बहुत ही महत्वपूर्ण। जब हम इंडियन सॉइल्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम वहाँ काली मिट्टी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और इसकी उत्पत्ति से लेके हम ये देखेंगे कि ये मृदा का निर्माण कैसे होता है, सॉइल का निर्माण कैसे होता है, किस तरह के फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है और वो फसलें कैसे वहाँ के आर्थिक जनजीवन यानी इकोनॉमिक लाइफ के लिए महत्वपूर्ण। क्यों, आप देखते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात इंडिया के काफ़ी डेवलप्ड स्टेट्स में से एक है, यानी यहाँ इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, कारखानों का डेवलपमेंट बड़े स्तर पर। इसमें ये जो काली मृदा है उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है कपास का उत्पादन। जानते हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र कॉटन इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया के सबसे आगे के राष्ट्र हैं। क्या सबसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्रोडक्शन। तो ये जो काली मृदा होती है आग्नेय चट्टान के निर्माण के, आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के बाद निर्माण होता है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो ग्रेनाइट होता है या जो बेसाल्ट होता है, ये आग्नेय चट्टान रूप है। से यह भवनों के निर्माण में, यानी अरे बिल्डिंग्स निर्माण में या सड़क निर्माण किया जाता है। फिर ये एक चीज़ और हम देखते हैं कि इसका अभी मैंने जो उत्पत्ति बताया था, तो मैंने क्या बताया था कि यह वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं हुई है, यानी ज्वालामुखी क्षेत्रों में इसका वितरण सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है जिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो है कि जो अभी मैंने बताया कि आग्नेय चट्टान की एक खासियत है कि यह रवेदार होता है, क्रिस्टलाइज्ड होता है। इसमें क्या होता है कि जो रवा होता है, जो क्रिस्टल होता है, तो यह किस पे डिपेंड करता है कि मैग्मा जो है ये ठंडे होने की गति क्या है और स्थान क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि जो पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर जो मैग्मा ठंडा होके आंतरिक अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान बनाता है, उसके जो रवा होते थे वो बड़े होते थे, क्योंकि वो धीरे धीरे, क्योंकि बाहरी सतह पे जो मैग्मा ठंडा होता था, बाह्य निर्मित आग्नेय चट्टान वो बहुत तेज़ी से ठंडा होता था, क्योंकि सतह का टेम्परेचर के क्रस्ट और पट्टी के अंदर के टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, इसलिए यहाँ जो मैग्मा बाहर आता है वो तेज़ी से ठंडा होता है। ये उसके जो रवे होते हैं, ये जो क्रिस्टल होते हैं, पृथ्वी के अंदर के रवों की तुलना में छोटे होते हैं। इस प्रकार क्या है कि वो मैग्मा अगर तेज़ी से ठंडा होता है और वो किस स्थान पर, ये डिपेंड करता है क्रिस्टल का साइज। इस प्रकार हम यह देख पाए हैं, ये आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है, एक टाइप है, किस प्रकार बना है, क्या क्या विशेषताएं हैं, जहाँ जहाँ बना है उसी प्रकार कैसे, विशेषताओं के आधार पर ये कितना महत्वपूर्ण चट्टान है, वह हमारे यानी इंसानों के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है, बनने वाली मिट्टी हमारे कृषि को कैसे प्रभावित करती है, और ये हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज हो, कहाँ कहाँ, जैसे भवनों के निर्माण, सड़कों के निर्माण में कैसे समझ पाते हैं नए चट्टान कितना इम्पोर्टेंट। अब मैं अगले अपने वीडियो में अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बारे में बताऊँ। इस वीडियो में इतना ही, अगले चट्टानों के बारे में बताऊँ। अगले वीडियो में आपको ये दोनों बाकी चट्टानों के बारे में जानकारी। थैंक यू सो मच।